हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए ब्रिजमल लावनी है। आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं आपको 26 एस फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। 26 एस के बारे में पहले थोड़ा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद 26 एस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं वो एक एक पार्ट्स पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। 26 एस फॉर्म जो होता है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे आपको जब आप एम्प्लॉयमेंट में रहते हो तो आपको फॉर्म सेक्शन आपका एम्प्लॉयर देता है, तो वो जो टैक्स जो डिडक्ट करता है वो गवर्नमेंट को पे किया है कि नहीं किया है वो आप कहाँ से वेरीफाई करोगे, तो वो फॉर्म 26 एस रहता है। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको फॉर्म 16 मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसमें आपको पूरा स्टेटमेंट में कंफर्म रहता है कि आपको इतना इनकम मिला हुआ है, इतना टैक्स कट हुआ उसके ऊपर। वैसे ही जब गवर्नमेंट को कोई टैक्स आपके नाम पे डिपॉजिट करता है तो वो फॉर्म 26 एस के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होता है। 26 एस आपको कहाँ से मिलता है, वो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको अकाउंट बनाना होता है। इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पे सेकंड डैशबोर्ड के बाजू में जो टैब रहता है ई फाइल टैब, उसके अंदर आपको जाना होगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंदर पहला ही जो स्टेप रहता है इनकम टैक्स रिटर्न्स करके, उसके अंदर आपको जाना होगा। वहाँ पे नीचे ऊपर से फोर्थ टैब रहेगा व्यू फॉर्म 26 एस। ओके, वो आप क्लिक करोगे आपको एक नए लिंक पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर ट्रिगर करना है और आपको फिर पीडीएफ में चाहिए, इमेज में चाहिए, वैसे आपको सिलेक्ट करके आपको फिर पूरा 26 एस दिख जाएगा। इसको अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताऊँ, 26 एस तो बेसिकली ये पासबुक जैसा काम करता है। जैसे हम लोग बैंक के साथ हमारा जो पासबुक रहता है, बैंक स्टेटमेंट रहता है, बैंक स्टेटमेंट में हमारा कितना बैलेंस बैंक के पास पड़ा हुआ है वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना, वो सब देख सकते हैं। सिमिलरली टैक्सेस का जो गवर्नमेंट को हमारा कितना टैक्स जमा हुआ है, ओके, किसने कितना टैक्स कट किया हमारे नाम पे, ओके, वो सारा चीज़ आप फॉर्म 26 एस के अंदर देख सकते हो। और फॉर्म 26 एस सिर्फ एक साल का नहीं मिलता। एक्चुअली आप लास्ट 10 ईयर्स के फॉर्म 16 इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। आपको असेसमेंट ईयर डालना है और वहाँ पे आपको वो रिस्पेक्टिव ईयर का आपको फॉर्म 26 एस दिख जाएगा। फॉर्म 26 एस के अंदर अभी यहाँ पे टोटल 6 से 7 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ओके, इतने पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में जाते हैं अभी। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है डिटेल्स ऑफ टीडीएस। ओके, टीडीएस बेसिकली कोई भी आपको सैलरी का टीडीएस अगर कट करता है, टीडीएस ऑन सैलरी बेसिकली पार्ट ए में 2 पार्ट रहता है, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस अदर देन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी में आपको जो भी आपका एम्प्लॉयर आपके नाम पे कितना इनकम रिपोर्ट कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। उसके अंदर बेसिकली आपको सेक्शन रहेगा 192 जो हमारा सैलरी का सेक्शन होता है, उसका एम्प्लॉयर का नाम रहेगा, मतलब कंपनी का नाम रह जाएगा। वहाँ पे एम्प्लॉयर का टैन नंबर रहेगा। ओके, कितना अमाउंट आपको उन्होंने सैलरी दिया है वो रहेगा और कितना अमाउंट उसने आपका टीडीएस कट किया वो रहेगा। और इसके अंदर आपको मंथ वाइज ब्रेकअप भी मिल जाएगा कि कौन से मंथ में उन्होंने कितना इनकम दिया, कौन से मंथ में उन्होंने कितना डिडक्ट किया। जैसे आपको सैलरी स्लिप होता है वैसे ही आपको 26 एस में भी आप उसको रिफ्लेक्शन दे सकते हो, सिर्फ ग्रॉस अमाउंट एंड टीडीएस का। ये हो गया टीडीएस ऑन सैलरी। अभी इसमें आपको 2 एम्प्लॉयर रहेगा तो भी आपको रिपोर्ट करेगा, 3 एम्प्लॉयर रहेगा तो भी आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग हो जाएगा। पार्ट ए 1 में टीडीएस ऑन सैलरी में मल्टीपल एम्प्लॉयर रहेंगे तो मल्टीपल आपको डेटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन से एम्प्लॉयर ने आपका कितना इनकम कट किया है। कभी कभी हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर का हमारे पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं रहता। ओके, तो हम रिटर्न फाइल करते टाइम पे 26 एज में चेक करने के बाद ही उसका इनकम चेक पता चलता है और उसमें हम लोग उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर का इनकम भी ऐड ऑन करके वो कंसिडर कर लेते हैं इनकम में, तो इससे स्किप नहीं होता। अगर आप विदाउट 26 एज चेक किए रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। आपको रिटर्न फाइल करते टाइम पे पहले 26 एज चेक करना ही होगा। जैसे आपको टीडीएस ऑन सैलरी है वैसे बाकी डेटा भी आएगा। अभी टीडीएस ऑन सैलरी पार्ट ए में मिलता है, वैसे ही दूसरा पार्ट A2 रहता है। A2 उसमें टीडीएस अदर देन सैलरी मिलेगा, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका जो एफडी है, एफडी पे अभी तो टीडीएस कट करना चालू हो गया है, तो एफडी इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस कट होता है, वो आपको मिल जाता है। आपने किधर फ्रीलांसिंग सर्विस किया है तो कोई प्रोफेशनल फीस आपको किसी ने पे किया है तो उसके ऊपर जो टीडीएस रहता है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया है उसको किसी को भी,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का TDS जो कट होता है वो आपको वहाँ पे दिख जाता है। आप अगर कोई इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो आपको कमीशन मिलता है LIC से या फिर कोई और अदर इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो आपको मिल जाता है। आपको अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री में हो तो आप मेडिकल का जो इंश्योरेंस रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस कराने का, उसका जो कमीशन रहता है वो कमीशन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। या आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ है, वहाँ पे आपको आपके पास शेयर्स हैं कोई कंपनीज के, जो वो कंपनी से डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड के ऊपर जो भी टैक्स कट होता है वो भी आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो अदर देन सैलरी जो भी आपका TDS रहेगा वो रिस्पेक्टिव सेक्शन के सामने किसने कट किया है, कितना अमाउंट आपका इनकम है और कितना TDS उसके ऊपर जमा किया गया है उन्होंने, वो आपका पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है वहाँ पे TDS अदर सैलरी, मतलब पार्ट A का 2 के अंदर TDS अदर देन सैलरी में। ये हो गया पार्ट A। अभी आता है पार्ट बी में जो रहता है वो आपको डिटेल्स ऑफ TCS मिलता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TDS का फुल फॉर्म था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये बेसिकली आप कुछ आइटम परचेस करते टाइम पे आपका TCS कलेक्ट होता है, जैसे कि आपका कार का हो गया, अगर आप कार कलेक्ट करते हो, मतलब कार बेसिकली बाय कर रहे हो तो उसका TCS कलेक्ट होता है, वो हो गया। या फिर आपने कुछ आइटम्स स्पेसिफाइड आइटम्स आपने ये किए हैं तो वो भी आपका यहाँ पे मिल जाता है TCS के अंदर। और TCS में बेसिकली आपका जो कैश विड्रॉल पे जो TCS कलेक्ट होता है वो भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, किसने आपका TCS कट किया है। सिमिलरली वहाँ पे भी कौन सा सेक्शन के अंडर हुआ है वो पता चल जाएगा, किसने आपका TCS डिपॉजिट किया है वो भी मतलब कलेक्ट किया है वो भी मिल जाएगा, कितना अमाउंट आपका हुआ है ग्रॉस वो भी पता चलेगा, और कितना TCS एक्चुअल में कट हुआ है वो भी आपका यहाँ पे समझ जाता है पार्ट C के अंदर, सॉरी पार्ट B के अंदर। अभी बात करते हैं पार्ट C में। पार्ट C में TDS को छोड़ के, TCS को छोड़ के, उसके अलावा जो टैक्सेस होता है वो होता है। अभी उसके अलावा क्या होता है, दो मेन चीज़ रहती है। एक तो एडवांस टैक्स, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आप जो रेगुलर बेसिस पे एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो वो जो टैक्स पे करते हो तो आपको चालान मिलता है, वही जो पे कर रहे हो वही चीज़ आपको 26A में भी आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। कभी कभी हम किसी दूसरे को टैक्स पे करने को बोलते हैं एंड हमको रिसिप्ट नहीं मिलता, और हमको या फिर बैंक से पेमेंट किया और रिसिप्ट नहीं मिला, तो आपको 26A में भी एडवांस टैक्स का एंट्री मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको चालान नंबर क्या है, BSR कोड क्या है, उसका टैक्स पेड का, कौन सा डे पे किया, कितना एडवांस टैक्स पे किया, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा जो पार्ट रहता है इसके अंदर, पार्ट C के अंदर जो दिखता है वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको अभी टैक्स पे करना पड़ेगा, बैलेंस TDS कट होने के बाद, TCS भी एडजस्ट करने के बाद, एडवांस टैक्स एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस टैक्स पेएबल रहता है हमारा, तो वो हमको टैक्स पे करना है, तो उसको हम लोग एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। वो आप जब पे करोगे तो वो भी आपको 26A के अंदर आपको मिल जाएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना डिपॉजिट किया है टैक्सेस। सो टैक्सेस में TCS हो गया, TDS हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, ये चारों को कंबाइन करके आप टोटल टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हो। तो चारों का बाइफर्केशन आपको वो ईयर का 26A में आपको मिल जाता है। उसके बाद पार्ट D में बात करते हैं। पार्ट D बेसिकली आपको डिटेल्स ऑफ रिफंड का बात करता है, कि जैसे आपने प्रीवियस रिटर्न में अगर प्रीवियस ईयर के रिटर्न अगर आपने फाइल किए, उसके अंदर आपको कोई रिफंड मिल रहा है और वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो वो कौन से डे पे क्रेडिट हुआ, कौन से ईयर का वो रिफंड था, कितना अमाउंट उसमें, देखो टोटल अमाउंट कितना आपको मिला है वो भी पता चलता है, और कितना आपका रिफंड था वो भी मिल जाता है। उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है, सपोज आपका 100 रुपीज़ रिफंड था और आपको अकाउंट में 120 रुपीज़ मिला है, तो बैलेंस जो 20 रुपीज़ है वो आपका इंटरेस्ट ऑन रिफंड है, ये आपका एक अदर इनकम है। ओके, बहुत लोग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड नहीं लेते। रिफंड आपका इनकम नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आपका इनकम है, वो आपका अदर इनकम में आपको रिपोर्ट करना ही होगा अगर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ मिला है तो, क्योंकि वो भी आपका 26 के अंदर पार्ट D के अंदर रिपोर्ट होता है। एंड आपने अगर वो अदर इनकम में रिपोर्ट नहीं किया तो आपको चांसेस है कि आपको उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आपको नोटिस आ सकता है कि आपको 26 में इनकम रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन जो आपका रिफंड अमाउंट था एंड कितना आपको पेड अमाउंट हुआ है, वो आपने अगर इनकम टैक्स में नहीं रिपोर्ट किया देन आपको नोटिस आ सकता है। तो प्लीज़ उसके लिए भी केयरफुल हो जाएगा अगर आपका कोई बड़ा अमाउंट में रिफंड है तो। देन उसके बाद आता है पार्ट E। पार्ट E में SFT ट्रांजेक्शन होते हैं। SFT स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
ये ना 14 टाइप के गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किए हैं। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सारे ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो आपको तो गवर्नमेंट को पता चलता है, रिपोर्ट होता है एंड वो 26 में भी रिफ्लेक्ट होता है और उसकी वजह से आपको नोटिस आने के चांसेस भी हैं अगर आपने उसको ITR में प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया है तो। और ये सारा ट्रांजेक्शन आपका पैन के ऊपर है और जो इनकम टैक्स का सारा चीज़ रहता है, टैक्सेस का पार्ट, वो सीधा पैन के ऊपर रहता है। तो आप जिधर भी पैन रिपोर्ट करते हो और उन्होंने गवर्नमेंट ने जो 14 ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करके रखे हैं उसमें एक लिमिट दे के रखी है हर ट्रांजेक्शन के लिए। वो लिमिट अगर आपने एक्सीड कर दी ओके तो वो आपका यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो पार्ट ई पे हम लोग बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए प्रॉपर बना दूंगा। फिर बात करते हैं पार्ट एफ पे। यहाँ पे पार्ट एफ में जो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप घर वगैरह खरीदते हो या फिर बेचते हो तो उसका डिटेल्स आ जाता है। ओके, बेसिकली 1% सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 1% TDS लगता है, बायर को डिडक्ट करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर एंड गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो वो TDS का एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि डिडक्टर कौन था, डिडक्टी कौन था, कितना अमाउंट ग्रॉस अमाउंट होएगा, कितना अमाउंट का घर खरीदा है और उसके ऊपर कितना TDS जमा हुआ है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पार्ट जी। पार्ट जी आपको TDS डिफ़ॉल्ट के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट ने आपका मतलब कोई पर्सन ने आपके नाम पे TDS रिपोर्ट तो कर दिया बट गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपके नाम पे कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। तो कोई आपका अगर पैन मिसयूज़ होता है तो आपको यहाँ पे तुरंत इमीडिएट आपको एक्शन ले सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पार्ट है वो पार्ट एच है। पार्ट एच बेसिकली जो लोगों का ये पैन के ऊपर GST नंबर लेके रखा है उन्होंने बिजनेस के लिए, वो बिजनेस में वो जब GST रिटर्न फाइल करते हैं तो GSTR 3B या फिर GSTR 1 जो रिटर्न फाइल जो सेल का फिगर वो रिपोर्ट करते हैं वो अपने GSTR 1 के अंदर, तो वो जो सेल का फिगर रहता है वो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ आपको पार्ट एच के अंदर मतलब डिटेल्स हो, टर्नओवर का जो डिटेल्स है एज पर GSTR 3B। ओके, 3B में आप जो सेल का फिगर रिपोर्ट कर रहे हो ग्रॉस अमाउंट वो आपका यहाँ पे वो मंथ के अगेंस्ट यहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट ने एक लास्ट ईयर से एक नया पॉइंट लेके आया है जो जिसका पैन के नाम पे GST है, जिसने GST निकाल के रखा है वहाँ पे वो जितना सेल रिपोर्ट करता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे वो सेल जितना रिपोर्ट करता है वो अगर मिसमैच होगा तो यहाँ पे नोटिस के चांसेस भी बन जाते हैं। तो पार्ट जी जो एच है पार्ट, उसमें आपको टर्नओवर एज पर GST मिल जाएगा, वही आपको इनकम टैक्स में डालना है। अदरवाइज आप नहीं, अगर कुछ चेंजेस हैं तो आपको उसका प्रॉपर रिकन्सिलेशन प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको रेडी रखना है उसका वर्किंग बना के। अदरवाइज टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स एंड टर्नओवर एज पर GST दिस शुड मैच। अगर ये मैच नहीं हो रहा है आपके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए कि आपने इन बिटवीन GST लिया, फाइनेंशियल ईयर के पहले जो सेल्स हुआ था वो GST में रिपोर्ट नहीं हुआ है ड्यू टू आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ था। देयर कुड बी मेनी वैलिड रीजंस। सो आप वो वैलिड रीजंस रेडी रखो, प्रॉपर वर्किंग बना के रखो कि मेरा GST में इतना सेल है, इनकम टैक्स में इतना सेल्स है। बिकॉज अदरवाइज जो डिफरेंस हुआ ना तो उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स या फिर GST दोनों के साइड से आपको नोटिस आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो भी टर्नओवर है आप रिपोर्ट करते हो, स्पेशली जो बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, जो प्रोफेशंस हैं, अगर उन्होंने GST लेके रखा है GST रिटर्न फाइल करते हैं या फिर GST रिटर्न नहीं भी फाइल किया रहेगा तो भी यहाँ पे वो जीरो वैल्यू आ जाता है, फिर ब्लैंक डेटा आ जाता है। तो उससे ये भी समझ जाता है कि GST रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। सो आई होप मैंने 26 AS को थोड़ा सा अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया हो, ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया हो। यहाँ पे टोटल 6-7 पार्ट्स है, एक एक पार्ट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है और ये टोटल ओवरऑल आपको 26 AS रिटर्न फाइल करते टाइम पे 100% आपको चेक करना ही है। बिकॉज आप ये अगर चेक करोगे तो ही आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरिफाई होंगी और आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं करोगे। तो आपका जो रिटर्न फाइल करते टाइम पे मिस्टेक या फिर डिफेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप 26 AS देख के रिटर्न अगर फाइल करते हो तो नोटिस आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मुझे दीजिए कि मैं और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ या फिर और क्या क्या टॉपिक पे आपको वीडियोस बना सकता हूँ। और आपने अगर ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।